नमस्कार। आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिंदी बोध अभिजीत। आज मैं आप लोग के सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं जो समास के ऊपर है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि समास होता क्या है, समास के कितने भेद हैं, कैसे समास विग्रह करते हैं और कैसे समास विग्रह से समस्त पद बनाया जाता है और उनके भेदों को कैसे हम बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी यह पाठ समझ में आएगा। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि समास होता क्या है। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिलकर एक नए सार्थक शब्द का रूप ले लेते हैं तो उसको ही समास कहते हैं। मैंने समास की परिभाषा को बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राजा का कुमार मिलकर क्या हो गया, राजकुमार। यहाँ पर तीन शब्द है, राजा का कुमार, तीनों मिलकर क्या हो गया, राजकुमार। ये समास बन गया। इस चीज को, राजा का कुमार को, इसको कहते हैं समास विग्रह और इसको कहते हैं समस्त पद। तो ये जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सबको बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। मैं एक एक करके समास के इन सभी भेदों को बताऊंगा और उदाहरण भी देकर समझाने का प्रयास करूंगा। आइए जानते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास का पूर्व पद, पूर्व मतलब जो पहले आता है, अव्यय प्रधान हो। अव्यय का अर्थ होता है जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, मतलब जिसका लिंग काल वचन किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, उसको अव्यय कहते हैं। और उत्तर पद मतलब जो बाद में आता है, संज्ञा या विशेषण हो, वह समस्त पद अव्यय का ही काम करे, उसको ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर से सुने, जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहले वाला पद अव्यय प्रधान हो। अव्यय का अर्थ होता है जिसका लिंग वचन काल किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, वैसा का वैसा ही रहता है। और उत्तर पद जो है वो या तो संज्ञा हो या विशेषण हो, और जो समस्त पद है वो समस्त पद अव्यय का ही काम करे, उसको ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है, प्रतिदिन। इसका समास विग्रह क्या हुआ, दिन दिन या प्रत्येक दिन। ये दोनों ही सही है। इसमें देखें, इसमें दो पद है, एक है प्रति और दूसरा है दिन। प्रति है पूर्व पद जो कि अव्यय है, इसको हम किसी भी स्थिति में बदल नहीं सकते। और दिन क्या है, दिन हो गया संज्ञा। और ये जो दोनों मिलकर प्रतिदिन जो है समस्त पद, ये भी अव्यय है, जिसके कारण ये अव्ययी भाव समास हुआ। अब जानते हैं तत्पुरुष समास को। क्या है तत्पुरुष समास? जिस समास के समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा या विशेषण, जो समस्त पद है अर्थात दो पद होते हैं, एक पूर्व पद या उत्तर पद, तो पूर्व पद संज्ञा या विशेषण हो तथा उत्तर पद संज्ञा और वही प्रधान पद हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह समझ में नहीं आया? तो नीचे एक और परिभाषा है, जिस समास के दोनों पदों के बीच कारक के विभक्ति चिन्हों को पाया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ये कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यह है कारक और यह है उसके विभक्ति चिन्ह। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। यहाँ पर हमें पहला वाला और आखिरी वाले का कोई जरूरत नहीं है, केवल जो बीच में उनकी ही जरूरत पड़ेगी। तो अगर समास विग्रह करेंगे तो इनमें से अगर कोई पाया जाए तो समझ जाना कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे उदाहरण देखते हैं, भूखमरा। पहला उदाहरण क्या है, भूखमरा। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो पाएंगे भूख से मरा। यहाँ पर से है, यह है करण में आता है से, करण से आया, जिसके कारण ये तत्पुरुष समास हुआ। शरणागत, शरण को गत मतलब शरण को आया हुआ, शरण को गत ये भी सही है और शरण को आया वो भी सही है। तो बीच में को आ गया ना,
को, ये भी चिन्ह में है जिसके कारण ये भी तत्पुरुष समास हुआ। रसोई घर, इसका समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर, इसमें भी के लिए आ गया क्योंकि चिन्ह में क्या है? के लिए, ये संप्रदान में के लिए आता है जिसके कारण ये भी तत्पुरुष समास कहलाएगा। राजपुत्र, इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र, ये जो का है ना ये भी संबंध कारक में आ गया है क्योंकि ये भी संबंध कारक है और यहाँ पर इसमें इन सबको आप देख सकते हैं, ये जो विभक्ति चिन्ह है कारक के यहाँ पर मिलने के बाद ये गायब हो गया है जिसके कारण ये तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कर्मधारय समास क्या है। क्या लिखा है? जिस समास के समस्त पद में विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं, और विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई गई है, अथवा उपमेय और उपमान, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की गई हो और उपमान का अर्थ होता है जिसके साथ तुलना की गई हो, का योग हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात अगर हमें समास विग्रह करके पता चले कि या तो इसमें किसी की विशेषता बताई गई हो या किसी के साथ किसी की तुलना की गई हो तो ही कर्मधारय समास कहा जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे महात्मा, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है? महान है। हमें पता चल रहा है ना, आत्मा महान है, ये आत्मा महान है और महान क्या है? आत्मा की विशेषता है जिसके कारण ये कर्मधारय समास होगा। सुविचार, सुंदर है जो विचार, विचार क्या है? सुंदर है जिसके कारण ये भी कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन किसके समान है? कमल के समान। ये जो दो उदाहरण है इसमें उपमेय और उपमान है और ऊपर वाला जो दो उदाहरण है उसमें विशेषण और विशेष्य है। इसमें विशेषण ये है और विशेष्य ये है, इधर उपमेय ये है और उपमान यह है जिसके कारण ये कर्मधारय समास हुआ। अब आते हैं समास के चौथे भेद पर। क्या है चौथा भेद? द्विगु समास। क्या लिखा है यहाँ पर? जिस समास के पूर्व पद मतलब पहले वाला पद में संख्यावाचक शब्द है, अर्थात पहला शब्द अगर हमें पढ़ के पता चले कि कोई संख्या है, कोई नंबर है, और समस्त पद मतलब पूरा पद समूह या समाहार का ज्ञान दे, मतलब जो समास विग्रह है वो करने पर अगर हमें समूह या समाहार निकलता है तो ही उसे द्विगु समास कहेंगे। जैसे नवरत्न, पहला उदाहरण क्या है? नवरत्न। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या पाएंगे? नौ रत्नों का समाहार। यहाँ पे नौ आया, नौ एक संख्या है जिसके कारण ये द्विगु समास हुआ। दूसरा क्या है? चौराहा, इसका समास विग्रह क्या होगा? चार राहों का समाहार, पहले में चार आ गया, ये पूर्व पद में चौ हो गया, चौ का अर्थ होता है चार जिसके कारण ये भी द्विगु समास होगा। तीसरा उदाहरण क्या है? शताब्दी, इसका हम दो तरह से लिख सकते हैं, शत अब्दों का समाहार या 100 वर्षों का समाहार, दोनों ही सही है। शत का अर्थ होता है 100, अब्दों का अर्थ होता है वर्षों, ये थोड़ा सा अलग है इस कारण मैंने इसको लिया है। तो 100 आने की वजह से ये भी द्विगु समास हुआ। आगे बढ़ते हैं पांचवें समास की ओर। पांचवा समास क्या है? द्वंद्व समास। क्या है द्वंद्व समास में? जिस समास के दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर और अथवा या आदि शब्द दोनों पदों के बीच में आए। दोनों पदों मतलब फिर से पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और अथवा या शब्द आए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे दो उदाहरण लिया गया, माता पिता और ऊंचा नीचा। माता पिता का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? माता और पिता, दोनों पदों के बीच में और आ गया, ये और यहाँ पे लिखा है ना। ऊंचा और नीचा का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ऊंचा या नीचा, दोनों के बीच में या आ गया, यहाँ पे यही लिखा है ना, और अथवा या, ये दोनों शब्द दोनों पदों के बीच में आए तो उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं समास के छठे और अंतिम भेद की ओर, जो है बहुब्रीहि समास। क्या है बहुब्रीहि समास? जिस समास के समस्त पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य का विशेष या पर्याय बन जाए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
पहला उदाहरण है नीलकंठ। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो पाएंगे नीला है कंठ जिसका। अब हम सबको पता है कि किसका कंठ नीला है, भगवान शिव का, जिसके कारण यहाँ पर शिव लिखा गया। दूसरा उदाहरण क्या है, चक्रपाणी। चक्र है पाणी में जिसके, पाणी का अर्थ है हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो। हम सबको पता है भगवान विष्णु के हाथ में ही चक्र है, जिसके कारण यहाँ पर विष्णु लिखा गया। यहाँ पर हम कृष्ण भी लिख सकते हैं। दशानन, दस है आनंद जिसका, आनंद का अर्थ होता है सिर, किसके सिर 10 है, हम सबको पता है रावण के 10 सिर है, जिसके कारण यहाँ पर रावण लिखा गया। लंबोदर, लंब है उदर जिसका, लंब का अर्थ है लंबा, उदर का अर्थ है पेट, जिसका पेट लंबा हो या बड़ा हो। हम सबको पता है गणेश को लंबोदर कहा जाता है। इन उदाहरण में जितने भी समस्त पद है, इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में ही बताया गया है, किसी और की तरफ इशारा किया गया। इसमें ना पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद, जिसके कारण ये बहुव्रीहि समास हुआ। मैं उम्मीद करूंगा कि समास के जितने भी भेद मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाया है, इसको देखने के बाद सब समास को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक और वीडियो बनाकर दूं, जिसमें ये बताऊं कि कैसे केवल देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा समास है। तब तक के लिए स्टे ट्यून रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।